नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल वीर आयुष एकेडमी में और संविधान के इस क्लास में। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। नागरिकता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सिटीजनशिप के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप किसी देश के नागरिक हैं, इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल, या फिर यहाँ पर ये एक सवाल बनता है कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है। तो नागरिकता का प्रावधान मेरे प्यारे मित्रों भाग 2 में किया गया है। और पूछे कि नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में किया गया है, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक हमने संविधान को जितना भी पढ़ा है, जितना पीछे कुछ भी पढ़ा है, उन सब का हमने एक विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया है और इसी प्रकार से हम लोग आगे संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 2 मंथ में रीजनिंग और हिंदी समाप्त कर लेंगे, लास्ट जुलाई तक समाप्त कर लेंगे। उसके बाद संविधान चल रहा है, उसके बाद हम ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यानी भूगोल विषय को, जो कि हमारा मुख्य विषय में से एक है, ठीक। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि आप भारत के नागरिक हैं, प्रूफ कीजिए, तो क्या कहेंगे आप? आधार कार्ड दिखाएंगे? आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। हमने अपने एक मित्र से पूछा था इस बात को, इस प्रश्न को पूछा था कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड दिखाएंगे। हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा वोटर ID दिखाएंगे। हमने कहा नहीं भाई, वोटर ID से नहीं होता है कुछ। अगर किसी देश का नागरिक तभी माने जाएंगे जब आपके पास उस देश का पासपोर्ट होगा। क्या होगा? पासपोर्ट होगा, तब जाकर के आप उस देश का नागरिक माने जाएंगे, ठीक है, जिस देश का आप पासपोर्ट धारण किए रहेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे पास पासपोर्ट है नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों समझिएगा, एक लाइन में लिख रहा हूँ, इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई व्यक्ति उस देश का नागरिक होता है, उस देश का नागरिक होता है, उस देश का नागरिक होता है जिस देश का वह पासपोर्ट धारण करता है, जिस देश का वह पासपोर्ट धारण करता है या धारण करने की योग्यता रखता है, धारण करने की योग्यता रखता है, ठीक है। इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिएगा। जिनके पास पासपोर्ट है वो तो भारत के नागरिक होंगे, और जिनके पास नहीं है वो कैसे भारत के नागरिक है, समझिएगा। उनके पास भारत की जो पासपोर्ट है उसको धारण करने की योग्यता है, अतः हम लोगों के पास योग्यता है। अब वह योग्यता किस प्रकार की है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक जानकारियों को समझ ले, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय कितने लोग भारत के नागरिक थे। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, फिर समझेंगे भारत की नागरिकता कैसे त्यागी जा सकती है, फिर समझेंगे कि NRI क्या होता है, OCI कार्ड क्या होता है, PIO क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरा सा भी पैनिक न होइए, घबराइए नहीं। आपको हर एक चीज़ बिल्कुल ही आसानी के साथ हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक। अभी हमने बात किया कि कोई भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक तब माना जाएगा जब उसके पास पासपोर्ट होगा। जैसे आप विदेश जाते हैं, मान लीजिए आप कोई भी है, अगर विदेश गया तो सबसे पहले क्या मांग की जाती है? सोमियो पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट का मतलब कि आप किस देश के नागरिक हैं, पहले मुझे ये जानना है, ठीक। उसके बाद आपसे मांगेंगे वीज़ा, ठीक है। तो पासपोर्ट में यह उल्लिखित होता है, पासपोर्ट यह बताता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, और वीज़ा जो होता है, वीज़ा यह बताता है कि आप उस देश में कितने दिन के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही आप किसी देश में इंटर करेंगे, आपसे पासपोर्ट और वीज़ा की डिमांड की जाएगी। तो पासपोर्ट इसीलिए मांगा जाता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, ताकि देख सकें। आपसे वहाँ आधार कार्ड नहीं मांगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा।
बहुत सारे लोग आधार कार्ड बताते हैं, पैन कार्ड वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको मान्य तभी होगा जब आपके पास पासपोर्ट होगा। जब आप भी अगर बाहर किसी देश में जाएंगे तो आपको पासपोर्ट जो है बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग योग्यता रख रहे हैं, जिनके पास अभी पासपोर्ट नहीं है, वो लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीज़ा बनवाना पड़ेगा, तभी वो लोग जा सकते हैं विदेश में, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक होने का तात्पर्य क्या है, ठीक है। किसी देश का नागरिक होने का तात्पर्य क्या है, समझिएगा। अगर हम पूछें आपसे कि किसी देश का नागरिक होने का तात्पर्य क्या है, नागरिक होने का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा, किसी देश का नागरिक होने का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति उस देश का पूर्ण नागरिक माना जाएगा, ठीक। पूर्ण नागरिक मतलब पूरी तरह से नागरिक माना जाएगा। अभी समझिएगा, लिखिएगा, जैसे वह व्यक्ति उस देश का पूर्ण सदस्य माना जाएगा, पूर्ण सदस्य या पूर्ण नागरिक माना जाएगा। उसे उस देश के सभी मूल अधिकार प्राप्त होंगे, उसे सभी मूल अधिकार प्राप्त होंगे, उसे सभी मूल अधिकार प्राप्त होंगे, उसे सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, उसे सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। राजनीतिक अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार इत्यादि, ठीक है। उसे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होंगे, उसे मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार भी प्राप्त होंगे जो एक सामान्य नागरिक को प्राप्त होते हैं, ठीक है। यह अभी नागरिक के बारे में ही बात किया जा रहा है, ठीक। उसे वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे, लिखिएगा, उसे वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे, वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे, वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो संसद द्वारा समय समय पर तय किया जाएगा, या फिर जो संसद समय समय पर तय करेगी, जो संसद समय समय पर तय करेगी, जो संसद समय समय पर तय करेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, किसी देश का नागरिक होने का तात्पर्य है कि आप उस देश के पूर्ण सदस्य माने जाएंगे, ठीक है। पूर्ण सदस्य का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों, किसी देश में पूर्ण सदस्य या नागरिक के अलावा कुछ और लोग भी रहते हैं जिन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं, विदेशी कहते हैं, विदेशी भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, स्टेटलेस या फिर राज्य विहीन होते हैं। क्या होते हैं? राज्य विहीन होते हैं। तो इनके बारे में समझिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। किसी देश का नागरिक होने का तात्पर्य है कि आप उस देश के पूर्ण नागरिक या फिर पूर्ण सदस्य माने जाएंगे। आपको उस देश में जितने भी मूल अधिकार होंगे सभी प्राप्त होंगे। आपको उस देश के सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, यानी कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसे सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। राजनीतिक अधिकार जिसके बारे में हमने बात किया, उसे वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो संसद द्वारा समय समय पर तय किया जाएगा। अतः जो भारतीय संसद है, ठीक है, भारतीय संसद है, भारतीय संसद जब भी कोई अधिकार जोड़ेगी नागरिकों के लिए तो वह उस देश के नागरिक को भी प्राप्त होगा, ठीक है। वह उस देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम लोग समझ सकते हैं शरणार्थी को, विदेशी को या फिर राज्य विहीन को। तो शरणार्थी का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जिनके पास राज्य नहीं है और भारत सरकार उन्हें अपने देश में, उन्हें भारत में रहने की अनुमति देती है या फिर रहने के लिए शरण देती है, उन्हें क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। विदेशी क्या होते हैं? विदेशी वो होते हैं मेरे प्यारे में, तो जो घूमने टहलने के उद्देश्य से आते हैं, ठीक है। जैसे हमें लोग बाहर दूसरे देश में जाएंगे घूमने टहलने के लिए और वहीं रह गए, तो ऐसे लोग क्या कहा जाता है? विदेशी कहा जाता है, ठीक है। और राज्य विहीन क्या होते हैं? राज्य विहीन वो लोग होते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि जिनके पास अपना खुद का देश नहीं है। मतलब इसका समझिएगा कि जैसे हम ही लोग हैं, ठीक है, अभी भारत में कुछ होता है, आंतरिक कलह कुछ भी होता है,
जैसे अभी एनआरसी और सीए वाली प्रक्रिया थी, एनआरसी के तहत क्या था कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा उन्हें हम देश से बाहर करेंगे, इसलिए एनआरसी लाया गया था। तो उसी प्रकार से जो स्टेटलेस हैं, ऐसे बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि उन्हें बाहर कर दिया जाता है, न तो वह उस देश के नागरिक माने जाते हैं, न तो वह फिर किसी देश में जब जाते हैं न तो उस देश के नागरिक माने जाते हैं। तो इनके पास अपना कोई देश नहीं होता, अपना कोई राज्य नहीं होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, राज्य विहीन कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, राज्य विहीन कहा जाता है। ठीक है, तो इतने प्रकार के नागरिक रहते हैं, शरणार्थी भी रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं, राज्य विहीन रहते हैं। लिख लीजिएगा, अगर लिखना तो लिख लीजिएगा कि किसी देश में नागरिक के अलावा, किसी देश में नागरिक के अलावा निम्न प्रकार के भी लोग रहते हैं। कौन? शरणार्थी, विदेशी और राज्य विहीन। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझिएगा, इस बात को जरा सा नोट कीजिएगा कि जो संसद समय समय पर तय करेगी, ठीक है, कौन तय करेगा? संसद तय करेगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी आगे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम अनुच्छेदों पर नहीं आए हैं, अभी हम बेसिक्स को समझ रहे हैं। ठीक है, जब तक बेसिक को नहीं समझेंगे, देखिए प्रश्न भी बनता है तो बहुत ज़्यादा बेसिक से बनता है। ठीक है, तो बेसिक को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, समझिएगा। अभी यदि हम बात करें कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसे है, ठीक है, भारत में जो नागरिकता है किस प्रकार की नागरिकता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, भारत में इकहरी नागरिकता है। लिखिएगा, भारत में इकहरी नागरिकता है। इकहरी, जिसे हम इकहरी नागरिकता मतलब एकल नागरिकता है। भारत में इकहरी नागरिकता है। यह कहाँ से प्रभावित है? यह ब्रिटेन से प्रभावित है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता लागू है। ठीक है, हमको पता है कि जो हमारा भारत देश है, प्यारा भारत देश है, यह ब्रिटेन का उपनिवेश था, अतः इस पर, हमारे भारत देश पर ब्रिटेन वासियों ने राज किया है। इसीलिए हमारे भारत देश का जो संविधान है लगभग ब्रिटेन के संविधान से ही प्रभावित है। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अतः जिस प्रकार से ब्रिटेन में एकल नागरिकता लागू है, उसी प्रकार से भारत में भी एकल नागरिकता लागू है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है समझिएगा, कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक माना जाएगा, किसी राज्य विशेष का नहीं, सिर्फ भारत का नागरिक माना जाएगा, किसी राज्य विशेष का नहीं, किसी राज्य विशेष का नहीं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने कहा कि भारत में इकहरी नागरिकता या फिर एकल नागरिकता पाई जाती है, जिसका मतलब है कि वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक माना जाएगा। कहाँ का? भारत का नागरिक माना जाएगा, किसी राज्य विशेष का नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, तो हम यह नहीं कहेंगे कि मतलब हमें उत्तर प्रदेश का नागरिकता प्राप्त है। हम यह कहेंगे कि हम भारत के हैं। ठीक है, हम भारत के हैं और हमें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, क्या? भारतीय नागरिकता, न कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है मेरे प्यारे मित्रों? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान मतलब कोई भी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होगा, उसके बाद अमेरिका के अंतर्गत कुल वर्तमान में 50 राज्य हैं, तो उनमें से जिस राज्य में वह रह रहा है वह उस राज्य का भी नागरिक माना जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अब समझिएगा, हाँ, भारत में इकहरी या फिर एकल नागरिकता है, इसका मतलब कि वह सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होगा। ठीक है, भारत का नागरिक होगा। इसका मतलब और यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो नागरिकता है छीन जाती है। ठीक है, अतः उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, यहीं पर समाप्त हो जाती है, यदि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता को धारण कर लेता है, फिर ग्रहण कर लेता है तो। ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा, लिखना हो तो नोट लिखिएगा, नोट लिखना हो तो लिखिएगा कि भारत में नागरिकता से संबंधित
भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान या फिर संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, सिर्फ और सिर्फ संसद को है। इसीलिए हमने कहा कि संसद को याद रखिए, अभी हम संसद की बात करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान करने का उल्लेख या फिर संशोधन करने का उल्लेख किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। और भारतीय संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है। भारतीय संसद में शामिल होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? हमारा संसद। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? संसद बनता है। ध्यान रखिए, केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा संसद बनता है। और संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम इसको जहाँ कहीं भी इसकी बात आती है वहाँ पर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, जब हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कौन कौन से लोग भारत के नागरिक रहे थे, ठीक है। अब हम आएंगे अनुच्छेदों पर 5, 6, 7 और 8, ठीक है। सुनिएगा कि 26 जनवरी, ऐसे पहले समझिएगा, इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद समझिए। देखिए, इतनी बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। हम बताने के लिए हमेशा तत्पर हैं, बशर्ते आप पूछिए, ठीक है। हमें तो नहीं लगता कि इतना बेहतरीन तरीके से बताने के बाद भी आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तब कौन कौन से लोग भारत के संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। संविधान लागू होने के समय कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 8 तक में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 8 तक में किया गया है, ठीक है। अब मेरे प्यारे मित्रों, हम एक एक अनुच्छेद को पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद आसानी के साथ समझाते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं अगर समझना चाहते हो तो कहिए, आपको हम ऐसे समझा दें, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 के अनुसार पहले ये समझिएगा, संविधान लागू होने के समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। और संविधान लागू कब हुआ था? लिखिएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को ही मानते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो जब यह हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे या फिर माने गए थे, उसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 में है। तो हम बारी बारी से एक एक अनुच्छेद को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 5 को, ठीक है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय अधिवास के आधार पर भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अधिवास के आधार पर क्या कहता है मेरे प्यारे मित्रों? अधिवास के आधार पर यह कहता है, थोड़ा सा सही लगा लूँ, अधिवास के आधार पर यह कहता है कि जब भारत देश का संविधान लागू हुआ तो, एक सेकेंड, जब भारत देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय जिसका भी अधिवास या फिर जिसका भी घर भारत में रहा है, ठीक है, जिसका भी घर भारत में रहा होगा वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा? घर तो रहा होगा, लेकिन उसका या उसके माता पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ होगा, तभी वह क्या होगा कि माना जाएगा भारत का नागरिक। जैसे मैं अपने आप पर उदाहरण देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ओके, जैसे समझिएगा, अगर मैं कहूँ, जैसे मैं मान लीजिए आज संविधान लागू होता है संविधान, ठीक है। आज संविधान लागू हो गया और आज क्या है? 26 जनवरी 1950 का दिन है। अगर हमसे पूछा गया
कि मैं कहूँ कि मेरा घर भारत में है, ठीक है, मैं कहूँ कि मेरा घर भारत में है, मैं भारत का नागरिक माना जाऊँगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। माना तो जाऊँगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि मेरा या फिर मेरे मम्मी पापा का जन्म भारत में ही हुआ हो, ठीक है, मेरा या मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ हो। तो लिखिएगा, पॉइंट आगे लिखिएगा कि अधिवास के आधार पर कोई व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति का अधिवास भारत में है, यदि किसी व्यक्ति का अधिवास मतलब घर या फिर रह रहा है, ठीक है, अधिवास भारत में है, अधिवास संविधान लागू होने के समय, अधिवास संविधान लागू होने के समय, अधिवास लागू होने के समय भारत में हो, भारत में है तथा वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है। देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का अधिवास संविधान लागू होने के समय भारत में है तथा वह व्यक्ति या फिर उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा। अतः उस समय 26 जनवरी 1950 के समय में जब भारत देश का संविधान लागू हुआ था, तो यह कहा गया था, जब संविधान लागू हो रहा है उससे पहले देखा गया सबको, ठीक है, कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनका अधिवास भारत में है, ठीक है। संविधान लागू होने से पहले ही देखा गया कि कौन से लोग भारत में किनका घर रहे या फिर रह रहे हैं, उनमें से वह या फिर उसके मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ है कि नहीं, यदि हुआ है तो क्या होगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। इस आधार पे हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यहीं पर ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट लिखिएगा अधिवास के आधार पर, ठीक है। अधिवास के आधार पर ये पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट यह होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि लिखिएगा ऐसे, कोई व्यक्ति यदि भारत का संविधान लागू होने से पूर्व, कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व भारत में 5 वर्षों से रह रहा है, भारत में 5 वर्षों से रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान जो नागरिकता का चैप्टर है नागरिकता वाला, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, ठीक है। तो हम उन संशोधनों का पर भी वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो संशोधन पर अलग से रहेगा, ठीक है। जो लोग पीसीएस या फिर सिविल देना चाहते हैं उनके लिए एक वीडियो अलग से रहेगा, और उसी में इस बात की चर्चा की गई होगी, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अनुच्छेद 6 पर, ठीक है। ये अनुच्छेद 5 था, क्या था, अनुच्छेद 5 था। अनुच्छेद 5 में अधिवास के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। आपसे प्रश्न में ऐसे पूछ सकता है कि अधिवास के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 5 में, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 6 की, ठीक है। एक सेकंड। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग अनुच्छेद 6 को और 7 को, 8 को, 9, 10, 11 के बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी हमने अनुच्छेद 5 तक के बारे में समझा और जाना। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 6 क्या है, अनुच्छेद 7 क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया है, ताकि समझाते वक्त मैं आपको सिर्फ समझाऊँ, लिखने में बिजी ना हूँ, ठीक है। देखिएगा, अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 में हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 5 जब संविधान हमारा लागू हो रहा था, तो उसमें कहा गया, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अधिवास के आधार पर भारत को किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। और अनुच्छेद 6 में कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान से भारत आता है,
तो उसे कैसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसका उल्लेख किसमें है? 6 में। अगर प्रश्न में आपसे पूछता है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत से पाकिस्तान आता है और उसे नागरिकता प्रदान की जाती है किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे किस अनुच्छेद के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो अनुच्छेद 6 के तहत। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 डेट आपको याद रखना है। क्या? 19 जुलाई 1948 और 1 मार्च 1947। इसका मतलब क्या भी समझाते हैं, ठीक है। देखिए, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग जो हैं उन्हें भारत की नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दिया जाता है। कैसे दिया जाता है समझिएगा। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948, कोई भी व्यक्ति है 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत आ जाता है तो उसे स्वतः ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो संविधान है, संविधान देखिए पहले लिखा जा चुका है, ठीक है। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान से भारत आता है, कब आता है? 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाता है तो उसे स्वतः नागरिकता मान लिया जाएगा, या फिर स्वतः नागरिक मान लिया जाएगा, या फिर आ गया हो। अब आप कहेंगे कि सर जो हमारा संविधान है तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो मेरे प्यारे मित्रों, सही कह रहे हैं आप, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन जो उसमें लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों की जांच होगी। जैसे कि जांच किया जाएगा तो देखा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आया था, ठीक है। जब ये आएंगे जाएंगे तो उसमें एक अधिकार पत्र जारी हो चुका था। जब ये जो 1948 है, 19 जुलाई 1948 डेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डेट से अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो भी अनुमति लेकर जाना होगा, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो भी अनुमति लेकर के आता था, ठीक है। इसलिए यह तिथि महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। बस इतना जानिए आप लोग कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत आ जाता है तो उसे स्वतः ही नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, या फिर उसे स्वतः ही नागरिक मान लिया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि यदि 19 जुलाई 1948 के बाद प्रश्न उठता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गए तो हम नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आया हो तो उसके लिए एक प्रावधान है कि यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान क्षेत्र से भारत आता है तो उसे भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब वह पंजीकरण कराएगा, ठीक है। जब वह पंजीकरण कराएगा, पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। जैसे आप कोई फॉर्म फिलअप करने जाते हैं ना, जैसे आपको अगर परीक्षा देनी हो, लेखपाल की परीक्षा देनी हो, फिर कोई भी परीक्षा देनी हो, तो आप किसी फॉर्म का जाके उस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तब जाके आप उस परीक्षा में बैठ पाते हैं। तो उसी प्रकार समझने का प्रयास कीजिए। जब आपको भारत की नागरिकता, अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो आपको भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब आपने पंजीकरण कराया हो, ठीक है। जब आपने पंजीकरण कराया हो तब, ठीक है। ओके, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर कोई भी डाउट हो तो अभी हम एक वीडियो और बनाएंगे किस पर, जितने भी नागरिकता से संबंधित जितने भी संशोधन हुए संशोधनों पर, ठीक है। तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नागरिकता क्या थी, नागरिक क्या होते हैं, समझिएगा। उस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये नागरिक को मतलब अभी पाकिस्तान वाले क्षेत्र से जो भारत आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्यों है मेरे प्यारे मित्रों? जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो समझने का प्रयास कीजिए, उसमें इतनी मार काट मची थी कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत भाग रहे थे, भारत से पाकिस्तान भाग रहे थे। तो यहाँ पर यह बात हो रही थी कि अगर जैसे भारत ही अगर सभी को बुला ले तो भारत में फिर रहने खाने की व्यवस्था कहाँ रहेगी, ठीक है। बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय उस टाइम में यही थी। और पाकिस्तान में भी यही सेम हाल थी। पाकिस्तान तो और भी ज़्यादा बुरा हाल था पाकिस्तान का, ठीक है। तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 6 में। 19 जुलाई 1948 के पहले आता है तो स्वतः मान लिया जाएगा, बाद में आता है तो क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण करा के आया है तभी उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है? आपसे अगर कह दिया कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र से अगर कोई भारत आता है उसे नागरिक बनाया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 6। लेकिन अगर कहता है कि भारत से अगर कोई लोग पाकिस्तान चले गए हैं तो दोनों कंडीशन संभव है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से भारत में आएंगे, भारत ही सब कुछ है, ठीक। भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत से पाकिस्तान गए थे, ठीक है। तो उनके लिए क्या प्रावधान है? कहा गया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी या फिर समाप्त की जाएगी। सुनिएगा,
कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को, ये डेट याद रखिएगा, क्या 1 मार्च 1947 को, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, कब 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत से पाकिस्तान चला गया है, ठीक है, चला गया है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, यह साफ साफ कहा गया है अनुच्छेद 7 में। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। उसमें पहला पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, हम कतई नहीं मानेंगे। ठीक है, यह अनुच्छेद 7 में कहा गया है। और इसी में दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान क्षेत्र से इंडिया आ जाता है, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हम ही हैं, अगर हम 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद 19 जुलाई 1948 से पहले आ भी गए, हमारा मन पाकिस्तान में नहीं लगा और मैं 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान वाले क्षेत्र फिर कहाँ गया, मैं भारत में आ गया, तो मुझे इसी आधार पर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, कि मैं 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हूँ, तो मुझे स्वतः क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, ओके, ये हुआ अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 8, 9, 10 और 11 के बारे में। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अनुच्छेद 8, 9, 10 और 11 के बारे में बात कर लेंगे आज। उसके बाद बात करेंगे कि भारत की नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से भारत की नागरिकता त्यागी जा सकती है। OCI, PIO और NRI के बारे में दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इस लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 8, 9, 10 और 11 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने बात कर लिया अनुच्छेद 6 और 7 की भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 8 की। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, सुनिएगा। अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे मान लीजिए, या फिर आप खुद को मान लीजिए, आप भारत में जन्मे हो, ठीक है, या फिर आपके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी, इतने में से कोई भी यदि भारत में जन्मा है, और वह मामूली तौर पर किसी दूसरे देश में रह रहा है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी या फिर मेरे नाना नानी में से कोई भी का जन्म या फिर किसी का भी जन्म भारत में हुआ है और मैं कहाँ रह रहा हूँ, किसी दूसरे देश में रह रहा हूँ, तो अगर मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए तो मैं आवेदन करके भारत का नागरिक बन सकता हूँ। ठीक है, किसी भी देश में, जिस देश में मैं रह रहा हूँ, उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के पास, जिसे हम भारतीय राजनयिक कहते हैं, उनके पास जा करके आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करके भारत का नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, फिर भारत का नागरिक बन सकते हैं। इसमें यही लिखा गया है कि वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत में जन्मा हो, कहाँ, भारत में जन्मा हो, किंतु वह व्यक्ति मामूली तौर पर किसी दूसरे देश में रह रहा हो, तो उसे भारतीय नागरिकता के लिए उस देश में स्थित भारतीय दूतावास, जिसको हम लोग राजनयिक कहते हैं, के पास क्या कर सकता है, आवेदन करके भारत का नागरिक बन सकता है। अभी हम बताएंगे आपको कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से त्यागा जा सकता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद 11 तक को समाप्त कर लेंगे। अनुच्छेद 11 तक कह क्या रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, हमने जाना अनुच्छेद 8 तक हमने पढ़ा और हमने ऊपर बताया कि संविधान लागू होने के समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक किया गया है और हमने अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे 9, 10 और 11 को। तो मेरे प्यारे मित्रों समझिएगा, हमने इसीलिए विविध यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 9 जो है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसे मैं हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, यदि मैं जा कर के किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लूँ या फिर नागरिकता ग्रहण कर लूँ या फिर किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाऊँ, तो मेरी जो भारतीय नागरिकता होगी वह क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। वह क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 9 में है। अतः आपसे पूछ सकता है
कि किसी देश का किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 में है। ठीक है, अब अनुच्छेद हम लोग 10 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है मेरे प्यारे मित्रों कि संसद द्वारा जितने भी अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है, आपके अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 10 के तहत। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित किया गया है, मतलब उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। अर्थात जिसे भी भारतीय नागरिक मान लिया गया, फिर जो भी भारतीय नागरिक हैं, संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि जो कोई भी भारत का नागरिक है उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कैसे सुरक्षित रहेंगे? उसके अधिकार सुरक्षित इस प्रकार से रहेंगे कि जो संसद है, भारतीय संसद है, उसके द्वारा कानून एवं नियम बना करके हमारे अधिकार को क्या किया गया है? सुरक्षित किया गया है। ठीक है, ओके। अतः जो हमारे अधिकार है वो सिर्फ हमारे ही रहेंगे और किसी के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमारे का मतलब भारतीय नागरिक का। ठीक, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 11 की। मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए मिटा दें इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 11 की। तो मेरे प्यारे मित्रों, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 जो है, संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित नियम बना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 11 के तहत संसद विधि द्वारा नागरिकता के संबंध में संसद, ऐसे लिखिए, संसद नागरिकता के संबंध में, या फिर ऐसे लिखिए, नागरिकता के बारे में या फिर नागरिकता के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार, प्रावधान या फिर संशोधन करने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार नागरिकता के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार या फिर संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत संसद को दिया गया है। संसद को दिया गया है। अतः नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे या फिर जितने भी संशोधन किए जाएंगे या फिर जो भी प्रावधान किए जाएंगे, किसके तहत किए जाएंगे? संसद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। हमने शुरुआत में ही बताया कि भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। कौन सी एकल नागरिकता पाई जाती है? अतः कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक माना जाएगा, किसी राज्य विशेष का नहीं। ठीक है, अब अनुच्छेद 11 के तहत जब संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह संशोधन कर सकता है या फिर जो है कि नागरिकता के बारे में प्रावधान कर सकता है, तो संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, इसी अनुच्छेद 11 में जो शक्ति दिया गया है, इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया। क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया। और इसके तहत बताया गया कि कोई भी नागरिक, चाहे विदेशी हो, चाहे देशी हो, चाहे घर का हो, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है, कोई भी नागरिक भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? तो इसके तहत 5 प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। एक वंश द्वारा, एक जन्म द्वारा, ठीक है, एक पंजीकरण द्वारा और एक देशीकरण द्वारा दिख रहा है ना? हाँ, वंश द्वारा, जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, और एक है अर्जित क्षेत्रों के द्वारा, अर्जन के द्वारा। ऐसे लिख लिए, अर्जन के द्वारा। अर्जन मतलब जब हम भारतीय राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी भारत क्षेत्र में कौन कौन से शामिल होते हैं? भारतीय राज्य क्षेत्र शामिल होता है, भारतीय संघ क्षेत्र शामिल होता है और अर्जित क्षेत्र शामिल होता है। राज्य क्षेत्र कुल कितने हैं? 28, संघ क्षेत्र कितने हैं? 8,
अर्जित क्षेत्र कितने हैं, 0। ठीक है, इसको मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था, समझ लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कहाँ का, भारत का। वंश के द्वारा प्राप्त कर सकता है, जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है, पंजीकरण करा के प्राप्त कर सकता है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकता है, और अर्जन के द्वारा, कि यानी कि जिस क्षेत्र का अर्जन किया गया है भारत के द्वारा, अगर भविष्य में किया जाता है तो उस देश के जो नागरिक होंगे उन्हें भी क्या होगा, भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा, इन सभी का उल्लेख नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। तो इसको अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 कल पढ़ेंगे, और इसी के तहत हम लोग पढ़ लेंगे कि भारत का नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे त्यागा जा सकता है। फिर पढ़ लेंगे OCI क्या होता है, PIO क्या होता है, और NRI क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए और उन्हें भी जोड़िए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को हमने जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। देखिए, हम हर एक स्टूडेंट के जज्बात को समझते हैं। मैं खुद बहुत, समझ लीजिए कि मतलब ऐसा लगता था कि मुझे कहाँ मिलेगा, कहीं छिटपुट यहाँ मटेरियल, कहीं छिटपुट वहाँ मटेरियल। तो मैं छिटपुट मटेरियल से तंग आ चुका था, इसलिए मैं गया इलाहाबाद, वहाँ पर रहा 1 साल। उसके बाद आया, बहुत सारी तैयारियाँ करी और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, UPSC की तैयारी हमारी चल रही है, अच्छे से चल रही है। इसीलिए हम आप लोगों को GS जो है इतना बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। और हम SSC GD सिलेक्टेड हैं, इसीलिए हमें रीजनिंग और मैथ बताने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है। हम सब कुछ बता लेते हैं आसानी के साथ। जितने की आपकी ज़रूरत है, हम आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। वैसे हम ढूंढ रहे हैं एक टीचर, अगर टीचर मिल जाते हैं तो मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से उन्हें रख लेंगे। अगर नहीं, आप लोगों का मन नहीं होगा कि नहीं हम ही पढ़ाएँ, तो हम ही पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपकी इच्छा, जो भी होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर बार की तरह वीडियो देखने के लिए और अपना प्यार दिखाने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।